हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी विषय के साथ एलटी की तैयारी कर रहे हैं एलटी भर्ती परीक्षा के लिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं वे अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं और साथ ही कुछ एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन कि महत्वपूर्ण है तो आप उसे नोट भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, आ स्वर है। तो देखिए, आ है किस तरह का स्वर है? विवृत, संवृत, अर्ध विवृत या अर्ध संवृत। तो देखिए जब हम आ कहते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है, और जब हमारा मुंह पूरा खुलता है तो वो होता है विवृत स्वर। तो आ है विवृत स्वर। अगला प्रश्न, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो देखिए, जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु विनोद जिन्होंने लिखा हुआ है, तो उसमें आपके 3 भाई हैं मिश्र बंधु। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपके देखिए, जो गणेश बिहारी मिश्र हैं ये भी हैं, श्याम बिहारी मिश्र ये भी हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र ये भी हैं। तो तीसरा जो है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो 3 जो मिश्र बंधु हैं वो हैं गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी वर्तनी मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया? तो कब किया? ए 1948, बी 1963, तीसरा है 1967 या चौथा 1975। तो इसका सही आंसर है तीसरा 1967। अगला प्रश्न, अभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? वनदोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है कुंडलिया या चौथा बरवे। तो अभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो क्या है? दोहा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि है, पहला अक्षरात्मक, दूसरा वर्णात्मक, तीसरा चित्रात्मक या चौथा भावात्मक। तो इसका सही आंसर है पहला अक्षरात्मक। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन है? पहला प्रेमचंद, दूसरा लल्लूलाल, तीसरा इंसार खां या चौथा छत्रधारी सिंह। तो इसका सही आंसर है चौथा छत्रधारी सिंह। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? पहला 15 जुलाई 1965, दूसरा 15 जुलाई 1950, तीसरा है 20 जुलाई 1949 या चौथा 20 जुलाई 1948। तो इसका सही आंसर है पहला 15 जुलाई 1965 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुंशी आयंगर फार्मूला नाम से विख्यात है। मुंशी आयंगर फार्मूला, पहला प्रथम अनुसूची संविधान की, दूसरा अनुच्छेद 14 से 18 तक, तीसरा अनुच्छेद 343 से 351 तक या चौथा अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसका देखिए सही आंसर है अनुच्छेद 343 से 351, जिसमें हिंदी से संबंधित बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो इसे मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस बोली को खलटाही भी कहा जाता है? तो पहला बघेली, दूसरा बैसवाड़ी, तीसरा छत्तीसगढ़ी या चौथा भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है तीसरा छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी को खलटाही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की खालिक बरी है, पहला काव्य ग्रंथ, दूसरा यशोगाथा, तीसरा इतिहास ग्रंथ या चौथा फारसी हिंदी कोश। तो इसका सही आंसर है चौथा फारसी हिंदी कोश। तो आप भी उत्तर लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न है 11वां, हिंदी में घोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हिंदी में होते हैं घोष और अघोष होते हैं व्यंजनों में।
तो घोष वर्णों की संख्या कितनी है? पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32 या चौथा 33। तो घोष वर्ण होते हैं 31, तो दूसरा 31 ठीक हो जाएगा। और अगर अघोष बात करें, अघोष कितने होते हैं? अगर इसमें अघोष कहें तो इसी का उल्टा कर लीजिए, वो होते हैं 13। तो आपके घोष हो गए 31 और अघोष हो गए 13, उसी का उल्टा। अगला प्रश्न, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला संयुक्त ध्वनि, दूसरा उत्क्षिप्त ध्वनि, तीसरा युग्मक ध्वनि या चौथा संपृक्त ध्वनि। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा संपृक्त ध्वनि। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है संबंध, तो यहाँ पर जो मौर ध्वनि है बीच में देख सकते हैं आप, तो वो सौ और बौ व्यंजनों के बीच में है, तो ये हो जाएगी संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न, प्रसन्नता में ध्वनि है युग्मक, संपृक्त, संयुक्त, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रसन्नता है, यहाँ पर देखिए आधा नौ के बाद नौ लगा हुआ है, तो ये इसे क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि। अगला विसर्प, ग्लाइड किसे कहते हैं? तो विसर्प किसे कहते हैं? पहला संयुक्त स्वर को, दूसरा दीर्घ स्वर को, तीसरा प्लुत स्वर को या चौथा ह्रस्व स्वर को। तो विसर्प किसे कहा जाता है? संयुक्त स्वर को। अगला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पहला टौ, दूसरा मौ, तीसरा लौ या चौथा हौ। तो फ्रेंड्स पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ये है आपका तीसरा लौ। तो हिंदी में केवल एक ही पार्श्विक व्यंजन है, लौ। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? पहला शिशु, दूसरा भक्ति, तीसरा प्राण या चौथा ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है तीसरा प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा या चौथा गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए जो विभिन्न कालों को नाम दिए गए हैं वो पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का कि किसने कहा। तो आदिकाल, आदिकाल आपको पता होगा जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, उसे अपभ्रंश काल किसने कहा? तीसरा धीरेन्द्र वर्मा जी ने। तो इसका सही आंसर है तीसरा धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना? शालिभद्र सूरी जिन्होंने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। तो देखिए इन्हें माना था पहला शुक्ल जी ने, दूसरा द्विवेदी जी ने, तीसरा गणपति चंद्र गुप्त ने या चौथा रामकुमार वर्मा जी ने। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? तीसरा गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना। अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? अब कौन है स्वयंभू? पहला रामकुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या चौथा ज्ञेय। तो स्वयंभू को माना हिंदी का पहला कवि रामकुमार वर्मा जी ने। किसने? रामकुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में प्रयुक्त 12 मासा सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो देखिए जो 12 मासा सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? जो 12 मास होते हैं उसका वर्णन, पहला पृथ्वीराज रासो, दूसरा बीसल देव रासो, तीसरा परमाल रासो या चौथा रेवंतगिरी रास। तो ये मिलता है बीसल देव रासो में, जिसे लिखा था नरपति नाल्हे ने। अगला प्रश्न 21वां, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में पहला सिद्ध कौन है? तो जो 84 सिद्ध थे उसमें सबसे पहला सिद्ध कौन माना जाता है? पहला सबरपा, दूसरा डोम्बिपा, तीसरा सरहपा या चौथा लुइपा। तो जो सरहपा थे इन्हें 84 सिद्धों में पहला सिद्ध माना जाता है। किसे? सरहपा को। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? तो देखिए एक तो 2 क्वेश्चन हमारे बने यहाँ पर, सिद्ध कवियों की भाषा कौन को क्या कहा जाता है? संधा भाषा। लेकिन ये नाम किसने दिया? पहला मेरुतुंग व आनंद तिलक ने, दूसरा नय नंदी व देवसेन ने, तीसरा हरिभद्र सूरी व राम सिंह ने
या चौथा अद्वय वज्र या मुनि दत्त ने। तो ये नाम दिया चौथा अद्वय वज्र और मुनि दत्त सूरी ने। अगला प्रश्न है 24वां, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। शिलाओं यानी जो पत्थर होते हैं उन्हें भी शिला भी कहा जाता है। पहला प्रबंध चिंतामणि, दूसरा चर्यापद, तीसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण या चौथा राउर वेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा राउर वेल। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की बानियों का संकलन सर्वप्रथम किसने किया। तो जो उनकी बानियाँ थी वाणियाँ, उनका संकलन किसने किया। पहला राहुल सांकृत्यायन, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा पीताम्बर दत्त बर्थवाल या चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने गोरखनाथ की बानियों का संकलन सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है 26वां, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। तो स्वयंभू, अभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है स्वयंभू को। तो इनका अपूर्ण ग्रंथ कौन सा था जो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पहला है ऋठडेमी चरियु, दूसरा है पौम चरियु, तीसरा है स्वयंभू छंद या चौथा है पंचमी चरियु। तो ये है पौम चरियु। अगला प्रश्न 27वां, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है। पहला नामदेव, दूसरा सहजोबाई, तीसरा कबीर या चौथा दादू दयाल। तो अभंग नाम से किसके गीतों का संकलन जाना जाता है। तो ये है पहला नामदेव। नामदेव के गीतों का संकलन है अभंग नाम से। वैसे दादू दयाल का है हरडे वाणी नाम से, कबीर का है बीजक नाम से। अगला प्रश्न है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी में विभाजित करने वाले कौन हैं। तो जो निर्गुण काव्य धारा है भक्ति काल के अंतर्गत एक सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी में विभाजित किसने किया। पहला मिस्टर बंधु, दूसरा शिव सिंह सेगर, तीसरा गुलाब राय या चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 29, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, इसके कितने भाग हैं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा 5। तो इसके हैं पता ही होगा आपको 3 भाग, साखी सबद रमैनी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना। प्रेमाख्यान या सूफी काव्य, इसका पहला जो कवि है किसे माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो फ्रेंड्स अब इसका आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। और अब सीधे हम चलते हैं एनसीईआरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर। तो अब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो 11th to 12th की बुक्स से लिए गए हैं एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी की बुक्स से, कुहासा कहानी संग्रह किसका है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा अमरकांत, तीसरा मुक्तिबोध या चौथा महादेवी वर्मा। तो जो कुहासा कहानी संग्रह है वो किसका है, वो है अमरकांत जी का। अगला दूसरा प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सीधा साधा रास्ता और आनंद मठ पर विषाद मठ किसने लिखा। पहला मुक्तिबोध, दूसरा रघुवीर सहाय, तीसरा रांगे राघव या चौथा अमरकांत। तो ये किसने लिखा, तो ये लिखा था तीसरा रांगे राघव जी ने। अगला प्रश्न, कलाकारों के आत्मकथ्यों पर पंखों की उड़ान किसने लिखा। पंखों की उड़ान, पहला मृदुला गर्ग, दूसरा नासिरा शर्मा, तीसरा कृष्णा सोबती या चौथा सुधा अरोड़ा। तो इसका सही आंसर है सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी एक पुनर्विचार, पहला मुक्तिबोध, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हरिशंकर परसाई या चौथा हरिऔध। तो कामायनी एक पुनर्विचार ये लिखा था गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल किसका काव्य संग्रह है। पहला हरिऔध, दूसरा निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद या चौथा मुक्तिबोध। तो ये भी किसका है, मुक्तिबोध जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। अगला प्रश्न, किशोरावय में ही किसने प्रिय प्रवास शैली में ध्रुव चरित प्रबंध काव्य की रचना की। तो कौन थे वे। पहला निराला, दूसरा पांडे बेचन शर्मा उग्र, तीसरा महादेव वर्मा या चौथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी।
तो ये थे जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में प्रियवर प्रवास शैली में ध्रुव चरित प्रबंध काव्य की रचना की। वे थे आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श पर बाल बोधिनी पत्रिका किसने निकाली? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा श्याम सुंदर दास या चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना को राग सागर भी कहा जाता है? किस रचना को राग सागर भी कहा जाता है? तो पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली, तीसरा है साहित्य लहरी या चौथा कोई नहीं। तो उनकी जो सूरसागर है उसे राग सागर भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, काव्य रसायन किसकी रचना है? पहला सूरदास, दूसरा रत्नाकर, तीसरा देव या चौथा बिहारी। तो काव्य रसायन किसकी रचना है? ये है देव की। तो इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये किस कवि की पंक्ति है जो कि विप्लव गान से लिया गया है? पहला सुमित्रानंदन पंत, दूसरा निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद या चौथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। उनका है ये, उनकी है पंक्ति, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अगला प्रश्न है 11वां, विपथगा किसकी रचना है? पहला अज्ञेय, दूसरा निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत या चौथा जयशंकर प्रसाद। तो विपथगा ये है अज्ञेय जी की रचना, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है 12वां, केदारनाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1987 में? पहला जमीन पक रही है, दूसरा अकाल में सारस, तीसरा अभी बिल्कुल अभी या चौथा कल्पना और छायावाद। तो केदारनाथ सिंह की वो रचना जिसके लिए उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1987 में, वो था अकाल में सारस। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय जी को पहला सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा लोग भूल गए, तीसरा आत्महत्या के विरुद्ध या चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लोग भूल गए। अगला प्रश्न 14वां, कौन कवि दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे? कई बार पूछा जाता है। पहला केशवदास, दूसरा बिहारी, तीसरा घनानंद या चौथा बोधा। तो ये थे घनानंद जी। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना कौन सी है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये तीनों रचनाएं, ये महान रचनाएं हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला है कौवे और काला पानी किसका कहानी संग्रह है? तो पहला है दुष्यंत कुमार, दूसरा महादेव वर्मा, तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु या चौथा निर्मल वर्मा। तो कौवे और काला पानी ये रचना है निर्मल वर्मा जी की। अगला प्रश्न 17वां, किस लेखक के निबंध विराम चिन्ह नामक एक पुस्तक में संकलित हैं? तो कौन से हैं जिनके निबंध विराम चिन्ह नामक पुस्तक के अंदर संकलित हैं? पहला रामविलास शर्मा, दूसरा अज्ञेय, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी या चौथा महादेव वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है महान आलोचक रामविलास शर्मा जी को। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास कौन से हैं? पहला चारूचंद्र लेख, दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा, तीसरा पुनर्नवा या चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के उपन्यास हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 19वां, रघुवीर सहाय की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? देखिए 4 सप्तक हुए, तो रघुवीर सहाय की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित होती थी? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो इसका सही आंसर है दूसरा सप्तक। तो आप सभी सप्तकों के साथ साथ कवियों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उनसे भी जरूर सवाल पूछा जाता है। अब देखिए अगला आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए है। कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर देंगे।
20वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तत्सम सामासिक पदावली व ध्वन्यात्मक बिंब युक्त कृति कौन सी है? पहला अपराध, दूसरा तुलसीदास, तीसरा राम की शक्ति पूजा या चौथा घोर मुद्दा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आखिरी प्रश्न जिसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाली भर्ती परीक्षा की, तो आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो से संबंधित आपके भी कोई विचार हों तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो नए यहाँ पर व्यूवर्स हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।